नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के 100 नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के बहुत ही उपयोगी IMP कंटेंट, जो कि आ- आज की इस उपयोगी कंटेंट से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। PPSC 2019-2021 के परिणाम आने वाले हैं, इसलिए आप भी अपनी तैयारी करते रहें। जल्द से जल्द आज की इसी श्रृंखला में हम आपको लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण विषय से संबंधित क्वेश्चन आंसर लाए हैं, जो कि आप यदि हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो आपको लिए रामबाण रहेंगे। सभी स्रोतों का सार है, सभी टॉपिक कवर किए गए। अभी खरीदें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410 पर संपर्क करके आप हमारे 100 नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको आज के इस वीडियो में सर्वप्रथम बताएंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। तो लोक प्रशासन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, और निजी प्रशासन जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। दूसरा जो सेवा भाव के आधार पर कृत्यों का निर्वहन होना, और लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है, और निजी प्रशासन के अंतर्गत सेवा भाव नहीं होता है। किस प्रकार से आपको एक्यूरेट आंसर राइटिंग करनी है आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। लोक प्रशासन कर्मचारियों के प्रति एक रूपता व समानता होती है, जबकि निजी प्रशासन में जो है वह पक्षपात या विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। लोक प्रशासन इसमें शासन का एकाधिकार होता है, जबकि निजी प्रशासन में एकाधिकार नहीं होता है। उदाहरण है व्यापार अनेक लोगों द्वारा होता है। इसके बाद जो हमारा लोक प्रशासन है वित्त पर नियंत्रण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जनता द्वारा होता है, और इन सभी के माध्यम से वित्त पर नियंत्रण नहीं होता है निजी प्रशासन के माध्यम से। जो लोक प्रशासन है संगठन का आधार जो है लाल फीताशाही है, और निजी प्रशासन में व्यापारिक आधार संगठन का आधार होता है। जो हमारा लोक प्रशासन है इसका क्षेत्र व्यापक होता है, और जो निजी प्रशासन है इसका क्षेत्र सीमित या संकुचित होता है। नियम व कानून अधिक होते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत कई कानूनों का पालन करना पड़ता है, एवं जो निजी प्रशासन है इसके अंतर्गत नियम व कानून सीमित होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए जो हमारा लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अमूलचूल परिवर्तन है, अंतर है। मुख्य उद्देश्य जहाँ लोक प्रशासन का जन कल्याण है, वहीं निजी प्रशासन का लाभ कमाना है, और लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, जबकि जो निजी प्रशासन है वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। लोक प्रशासन के संगठन का आधार लाल फीताशाही है, जबकि निजी प्रशासन का व्यापारिक आधार है। लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है और निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है। नियम व कानून अधिक होते हैं और इसमें सीमित होते हैं। अब हम आपको बता दें प्रमुख रूप से कि लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों को लिखे, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। संगठन के सर्वाधिक प्राचीन विचारधाराओं को शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार शास्त्रीय सिद्धांत में लोक प्रशासन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है वह हेनरी फ्योल के अनुसार शास्त्रीय सिद्धांत में लोक प्रशासन के 14 सिद्धांतों का सर्वप्रमुख पहला सिद्धांत है श्रम विभाजन। दूसरा है दोस्तों अनुशासन। तीसरा है आदेश की एकता। चौथा है प्राधिकार व उत्तरदायित्व, जिसे सत्ता भी कह सकते हैं। पांचवा है निर्देश की एकता। छठवां है व्यक्तिगत हित की जगह सामान्य हित को प्रमुख रूप से ध्यान देना। सातवां है पद सोपान। आठवां है व्यवस्था। नौवां है केंद्रीकरण। दसवां है सहयोग की भावना। 11वां है पहल की भावना। 12वां है समता समानता। और 13वां है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। और 14वां है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इस प्रकार से हेनरी फ्योल के अनुसार शास्त्रीय सिद्धांत में लोक प्रशासन के 14 सिद्धांतों में श्रम विभाजन, अनुशासन, आदेश की एकता, प्राधिकार व उत्तरदायित्व, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की जगह सामान्य हित, पदसोपान, व्यवस्था, केंद्रीकरण, सहयोग की भावना, पहल की भावना, समता समानता, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता, कर्मचारियों को पारिश्रमिक। इस प्रकार से यह हेनरी फ्योल के अनुसार शास्त्रीय सिद्धांत में लोक प्रशासन के 14 सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया है वह यहाँ पर दृष्टिगोचर होते। हम आपको बताते हैं प्रमुख रूप से बौना प्रशासन किसे कहते हैं। तो जो बौना प्रशासन से रिलेटिव भी 3 मार्कर 5 मार्कर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो बौना प्रशासन है इसकी अवधारणा लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है।
वना प्रशासन जो है इसमें किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाए गए विभाग हैं। और पर्सन जो है संबंध सेवा संचालन से है। प्रोसेस जो है कौशल आधारित विभाग है, सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट। और प्लेस जो है किसी स्थान या क्षेत्र, उदाहरण जैसे दामोदर घाटी नगर, इसका वना प्रशासन का प्रमुख रूप से उदाहरण होता है। आपको बता दें आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से भी आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं। अब कुछ बड़े प्रश्नों पर भी चर्चा करें। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है विशिष्ट ज्ञान किसी फर्म को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना यह वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक तो इसका है विशिष्ट ज्ञान, दूसरा किसी फर्म को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो और यह देखना कि वे सबसे उचित एवं सस्ते ढंग से कार्य करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम बताएंगे। सर्वप्रथम तो है अनुसंधान की निरंतरता, इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रयोग। तीसरी है नियमावली, नियमावली भी इसकी प्रमुख रूप से होती है, जैसा एक एक्यूरेट नियमावली बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। चौथा है टीम भावना। पांचवा है उत्तरदायित्व का निर्धारण। छठवां है अपव्यय दूर करना और सातवां है निश्चित लक्ष्य योजना। तो जो हमने आपको वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बारे में बताया गया है उसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली है अनुसंधान की निरंतरता, दूसरी है वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रयोग, तीसरी है नियमावली, चौथी है टीम भावना, पांचवी है उत्तरदायित्व का निर्धारण, छठवां है अपव्यय दूर करना और सातवां है निश्चित लक्ष्य योजना। इस प्रकार से यह वैज्ञानिक प्रबंध योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। महत्व एवं सिद्धांत पर चर्चा करें तो संसाधनों के समुचित प्रयोग व वैज्ञानिक आवंटन पर बल देता है। इसके बाद क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है, इस पर बल दिया जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग, सीधी बात, जो क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है इस पर बल देता है। तीसरा है श्रमिकों को प्रेरणादायक मजदूरी दूर, विभेदीकृत मजदूरी दर, इसकी विशेषता है। और चौथा है सेटिस्फाइंग या साइंटिफिक मैनेजमेंट से श्रम व पूंजी में बेहतर समन्वय संभव हो पाता है। पांचवा है कर्मचारियों को अत्यधिक कार्यभार, थकान व जोखिमपूर्ण कार्यों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसमें निरंतर मार्गदर्शन, पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण से समय समय पर कार्य क्षमता में वृद्धि भी की जाती है। आलोचना की दृष्टि से देखें तो यह छोटे संगठनों के लिए अप्रासंगिक है। वैज्ञानिक प्रबंधन में जनसंपर्क, कार्मिक प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भुला दिया जाता है। तीसरा दृष्टिकोण में मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है। और चौथा आर्थिक प्रोत्साहनों पर अधिक बल दिया गया है, जबकि अनार्थिक प्रोत्साहन अधिक स्थायी होते हैं। हम आपको बता दें वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें लिखो, उसके पहले हम बता दें आप हमारे नोट्स परचेस करें। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। इसकी प्रमुख तकनीकों में सबसे पहला तो है थकान अध्ययन, गति अध्ययन, प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप, विभेदीकरण, मजदूरी दर प्रणाली, और एक है कार्य पद्धति अध्ययन, मानसिक क्रांति, कार्य का प्रमापीकरण व सरलीकरण जो है प्रमुख तकनीकों के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है 3 मार्कर में पूछा जा सकता है प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। औद्योगिक प्रणाली में फोरमैन वह प्रबंधक होता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी संपर्क में आते हैं। यह निम्न स्तर का प्रबंधक एवं उच्च स्तर का कर्मचारी होता है। यह एक केंद्र बिंदु की तरह होता है जिसके चारों तरफ उत्पादन, क्रियान्वयन व नियंत्रण का कार्य होता है। तो प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम साथ ही साथ आपको परंपरागत प्रबंधन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन में भी अंतर बताते हैं। कार्य नियोजित ढंग से नहीं किए जाते परंपरागत प्रबंधन में, जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन जो है इसमें योजनाबद्ध तरीके से काम व्यवस्थित रूप से किया जाता है। परंपरागत प्रबंधन जो है यह स्वागी सेवक अवधारणा पर आधारित है, जबकि यह मानसिक क्रांति की अवधारणा पर आधारित होता है वैज्ञानिक प्रबंधन। इसमें अनुभव आधारित नियमों को महत्व दिया जाता है परंपरागत प्रबंधन में। वैज्ञानिक प्रबंधन में वैज्ञानिक विधियों को महत्व दिया जाता है। इनके प्रबंधकों का दृष्टिकोण अधिनायकवादी था परंपरागत प्रबंधन में, जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन में जो दृष्टिकोण था वह लोकतांत्रिक था। तो कार्य नियोजित ढंग से नहीं किए जाते परंपरागत प्रबंधन का विशेषता है, और वैज्ञानिक प्रबंधन में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाते हैं। यह स्वागी सेवक अवधारणा पर आधारित था और यह मानसिक क्रांति की अवधारणा पर कार्यरत है। इसमें अनुभव आधारित नियमों को महत्व दिया गया है, जबकि वैज्ञानिक विधियों को महत्व दिया गया है। इनका प्रबंधकों का दृष्टिकोण अधिनायकवादी था, जबकि इनका दृष्टिकोण लोकतांत्रिक था।
प्रबंधन एवं मानवीय संबंधों के बारे में, उपागम के बारे में भी आप हमारे नोट्स में व्यवस्थित रूप से देखेंगे। यह तो केवल डेमो है, जब आप इसे परचेस करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से इनका समुचित मात्रा में लाभ देखने में आएगा। प्रशासन, प्रबंधन, संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग, समन्वय, प्रबंधन, लक्ष्य प्राप्ति आदि जो प्रबंधन के अंतर्गत आता है। लूथर गुलिक के अनुसार संसाधनों का समुचित प्रयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त करने को ही प्रबंधन कहते हैं। संसाधनों का युक्ति संगत जो प्रयोग होता है समन्वय के साथ लक्ष्य प्राप्ति करना ही प्रबंधन कहलाता है। लोक प्रशासन की सीमाएं, अल्बर्ट साइमन के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर की सरकारों की कार्यपालिक शाखाओं की क्रियाओं से है। और भी जो प्रमुख होगी वह हम आपको बताएंगे। आप आज ही हमारे नोट्स परचेस करें। धन्यवाद दोस्तों।